Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 12th January 2023. Friends, आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है. Those who are joining us for the first time, we will see today's newspaper is very important and we will look at the global award, Golden Globe Award. That is an award which has been now awarded to a Natu Natu song of RRR film. ये हम देखेंगे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. टुडे वी विल ऑल्सो लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज NJAC National Judicial Appointment Commission, which was introduced by 99th Constitutional Amendment Act, which was declared ultra vires of the Constitution by the Supreme Court in 2015. अगेन दिस डिबेट हैज बीन रिवाइव्ड. ये डिबेट जो है वो फिर से रिवाइव हुआ है. तो क्या ये इशू है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? वी विल सी दैट ऑल्सो. सो देन वी हैव एन एक्सप्लेनर आर्टिकल ऑन जोशीमठ. जोशीमठ जो बहुत दिन से न्यूज़ में चल रहा है. क्या रीज़न है कि जोशीमठ में सिंकिंग हो रहा है? उसका लोकल टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल फैक्टर्स, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन subsidence of जोशीमठ, along with that the drainage pattern, then वाटर लॉगिंग इशू और ड्रेनेज इशू. ये सारा कुछ उसमें इन लेंथ डिस्कस हुआ है. सो दैट न्यूज़ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़. पहला न्यूज़ फ्रॉम इकोनॉमी वी विल सी. ₹26,000 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स. तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिस टॉपिक ये जो है इट ब्रॉडली कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है. तो यहाँ पे अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने टू प्रमोट पेमेंट यूजिंग रुपे कार्ड्स एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI. ओके. तो यहाँ पे देखिए स्कीम में देखिए क्या होगा. ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. सो सी, banks they will be provided this incentive money to promote digital payments and official press release said. Okay. तो डिजिटल पेमेंट्स पे फोकस है. दैट इज लेस कैश सोसाइटी. ठीक है. ताकि जो फिजिकल कैश में जो ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाए. So the fund will be paid to banks in view of the lack of merchant discount rate, a commission on a digital transaction for UPI and RuPay transactions. ठीक है. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है दिस रिजीम दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जहाँ पे एक रेट पे करना पड़ता है जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है. सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और अदर बैंक्स ने कहा है कि दैट इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया. फाइन. सो अगर हम देखेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 there was an increase of 23% in digital payments from the previous fiscal year. Fine. The next is Vice President says court can't dilute Parliament's sovereignty. ठीक है. So now here the idea is now he is talking about the National Judicial Appointment Commission. अब ये NJAC एक्ट क्या है? सो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है. कॉलेजियम सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है. एक कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? तो कॉलेजियम सिस्टम में ये होता है कि अगर अपॉइंटमेंट होना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, सो चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस दे रिकमेंड द नेम्स एंड देन दे आर अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज. यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम में ये होता है कि द प्राइमेसी इज गिवन टू द CJI एंड कॉलेजियम. ओके. जो वो रिकमेंड करते हैं वही जजेस अपॉइंट होंगे. बट अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके. आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट. फाइन. तो यहाँ पे प्राइमेसी आर्टिकल 124 में जो प्राइमेसी है वो प्रेसिडेंट का है. बट after the second and third judges cases it is the collegium system which has the primacy in appointment of judges to the supreme court. Fine. उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कि यहाँ पे एक कमीशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन for the appointment of judges to the Supreme Court and High Court and transfer of judges in the High Court. Fine. बट यहाँ की जो इसकी मेंबरशिप को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि बिकॉज इन द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिस NJAC द कंपोजिशन ऑफ दिस NJAC इट वाज अंडरमाइनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. जगह से आप देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था? तो दैट इज अ वेरी फेमस केस, दैट इज कॉल्ड एज केशवानंदा भारती केस। ओके, केशवानंदा भारती केस, इस केस में ले डाउन किया था। फाइन। बट जब एनजेएसी एक्ट पास हुआ था, अब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात क्यों कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज जगदीप धांकर। तो ये इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब एनजेएसी एक्ट वाज पास्ड विदाउट एनी ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड ओनली वन मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग व्हाइल पासिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फाइन। बट उसके बाद भी it had a clear support of parliament, but उसके बाद भी this bill was watered down, or this bill was declared ultra vires of the constitution. So in that reference, the vice president is referring that the court can't dilute the parliament's sovereignty because this bill was passed unanimously by the parliament. Okay, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केशवानंदा भारती केस का ईयर भी दिया हुआ है। सो केशवानंदा भारती केस 1973, सो इट वाज इन दिस केस that the Supreme Court laid down the doctrine of basic structure. ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तो इन वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर विच cannot be violated by passing the amendment. So you can see that basic structure concept जो है, it is a certain limitation on the amending power of the parliament to amend the constitution. The next is RRR's Natu Natu wins Golden Globe. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये एक इंटरनेशनल रेप्यूटेड अवार्ड होता है, जस्ट लाइक ऑस्कर अवार्ड। सो इन दिस 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यहाँ पे राजमौली, एस राजमौली की जो फिल्म थी RRR, उसका जो एक सॉन्ग था नाटू नाटू, इट हैज़ वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। फाइन। सो दे वर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, बट नाटू नाटू हैज़ वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग category at the Golden Globe Award, and it has become the first Asian song to get the award. Now coming to editorial, reducing प्री-टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ देयर वर टू रिपोर्ट्स which was released by United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation. Okay, so these two reports, this reflects on two things, that is preterm births and stillbirths. So the name of the reports is Level and Trends in Child Mortality. ये एक रिपोर्ट है। दूसरा रिपोर्ट जो है that deals with stillbirth is never forgotten. सो इफ़ यू विल जस्ट सी द चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइड बिफोर देयर 5th बर्थडे, दैट इज अंडर 5 मॉर्टेलिटी, 5 साल होने से पहले ही। देन ओवर हाफ ऑफ दिस अकर्ड अमंग चिल्ड्रन हु वर एजेड 1 to 59 months, while the remainder happened in just the first month of life. अब इसमें अगर हम इंडिया का अगर शेयर देखें तो it is like 7,09,366 under 5 death and 5,86,787 infant death and 4,41,801 neonatal deaths. उसके बाद अगर हम देखेंगे सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है स्टेट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें मध्य प्रदेश का, इट इज़ 6 times मोर देन दी केरला। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? फाइन। तो देखिए व्हाट इज कॉल्ड एज प्री टर्म बर्थ्स। प्री टर्म बर्थ्स मतलब द बेबी विच इज बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब 9 महीना होने से पहले, तो दे आर कॉल्ड एज प्री टर्म बर्थ्स। तो यहाँ पे जो प्री टर्म बर्थ्स है, दे हैव द डेंजर ऑफ 2 to 4 times, द रिस्क इज 2 to 4 times एज कम्पेयर टू बेबी हु इज बोर्न आफ्टर 37 वीक्स। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे 1 in every 10 births is preterm, and in India 1 in every 6 to 7 birth is preterm. So India it has a very high burden of preterm births. अब उसके बाद अगर हम देखेंगे that 3 out of every 4 deaths due to preterm birth related complications they are preventable. मतलब ये prevent किया जा सकता है। As you can see that India has a very high burden of preterm birth, but that can be prevented. अब अगर हम still births की बात करें, ठीक है, तो ग्लोबली 1.9 मिलियन स्टिल बर्थ्स का मतलब अ बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ, उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। तो 1.9 मिलियन स्टिल बर्थ्स हैपेंड इन 2021
ओके। उसके बाद इंडिया में अगर आप देखेंगे ये नंबर, सो इट वाज 2,86,482 विच वाज ग्रेटर देन द डेथ अमंग चिल्ड्रन इन 1 to 49 मंथ्स ऑफ एज। नाउ अब जो रीजंस देखेंगे, वन ऑफ द रीजंस दैट प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ डू नॉट गेट ड्यू अटेंशन इज लैक ऑफ डेटा। दैट इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर कंट्रोलिंग द प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में दैट इज सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है स्टिल बर्थ का, इट फेल्स द स्मेल टेस्ट, इट ओके, इट स्टिल बर्थ एस्टिमेट्स आर लेस देन इवन द लोअर एंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बाई ऑल द अदर रिलायबल एस्टिमेट। मतलब कि जो नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, that does not generate enough confidence कि ये नंबर करेक्ट है। नाउ व्हाट टू डू, फाइन। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं फॉर रेड्यूसिंग बोथ स्टिल बर्थ एंड प्री टर्म बर्थ। द फोकस मस्ट बी ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इम्प्रूविंग एंटीपार्टम सर्विसेज। एंटीपार्टम सर्विसेज मतलब बिफोर बर्थ, like health and nutrition, then intake of iron folic acid by pregnant mothers, providing counseling on the importance of healthy diet and optimal nutrition, and identification and management of risk factors। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इन्फेक्शंस। तो इसको हमें रेड्यूस करना होगा। ओके, देन वी रिक्वायर कंगारू मदर केयर एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अमंग अदर्स। द नेक्स्ट इज द पॉलिसी सॉल्यूशंस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, दैट सी दैट हाफ द स्टिल बर्थ हैपन बिफोर डिलीवरी ड्यू टू एंटीपार्टम कॉसेस एंड इट रिमेनिंग स्टिल बर्थ इट हैपन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी, दैट इज इंट्रापार्टम। ठीक है, एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी के पहले और इंट्रापार्टम मतलब डिलीवरी के टाइम। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग लेबर and functional rational linkages and improving the quality of healthcare services will prevent the stillbirths। तो यहाँ पे क्या है, हम सीधा बात कर रहे हैं कि हमें अपने डेटा को कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ दैट इज अ सेकेंड चैलेंज। अब ये चैलेंज क्यों है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का, वो टारगेट करता है कि दैट द health investment should become 2.5% of GDP by 2025, but currently it is 1.5% of the GDP. So we need to invest more in the health sector, okay, and we should particularly focus on the preterm and stillbirth death. The next is a push for glory। तो अगर आप देखेंगे कि ओडिशा में जो है हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप राउरकेला इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इन एसोसिएशन विद भुवनेश्वर। इसके पहले वाला जो एडिशन था हॉकी का, वो भी ओडिशा में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, सो इंडिया हैज़ बिकम द कंट्री विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग द हॉकी वर्ल्ड कप सक्सेसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द फोर्थ टाइम ओवरऑल। फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एरिया की बात हो रही है, दैट इज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया बट इट इज फेमस फॉर हॉकी। So if you will just see, for the first time in over 4 decades, India is approaching the World Cup as an Olympic medalist following its 2021 bronze win in Tokyo. This is also important. उसके बाद सुंदरगढ़ में हॉकी इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो दैट वर मिशनरीज हु इंट्रोड्यूस्ड हॉकी इन सुंदरगढ़। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट हॉकी इट हैज बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल इन 1971, सिल्वर इन 1973 एंड गोल्ड इन 1975। ओके, द नेक्स्ट इज वाई इज द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ। तो यहाँ पे हम जोशीमठ वाला न्यूज थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो जोशीमठ इट इज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, ओके, इट इज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और उसके बाद एक नेशनल हाईवे 7 है विच गोज फ्रॉम फजिलिका टू माना पास इन उत्तराखंड। फजिलिका इज इन पंजाब, सो इट गोज थ्रू जोशीमठ एंड कनेक्ट्स बद्रीनाथ। एंड इफ यू वांट टू गो टू बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब विच इज Chardham, one of the Chardham project related site and holy shrines for Sikh, so that is you go through जोशीमठ। तो अब जोशीमठ का देखिए हम पहले से ही जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो दरारें पड़ रही हैं घरों में, लोग जो हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं एंड 145 फैमिलीज हैव बीन टेम्परेली मूव टू सेफर लोकेशंस विद इन द टाउन। उसके बाद कल हमने न्यूज़ में देखा था कि कैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि जो अनसेफ हाउस है उनको डिमोलिश किया जाएगा और लोग उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो पहला आता है जियोलॉजिकल फैक्टर्स।
ठीक है ना। तो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम जोशीमठ का इंपॉर्टेंस देखते हैं कि जोशीमठ का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे जोशीमठ, इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 6107 फीट, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर, ट्रैकिंग एंड पर्सोनल ऑफ द आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद जोशीमठ का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया टू एक्सेस द विलेजेस अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। बाद में अगर आपको बाराहोती प्लेन्स जाना है, बाराहोती इट इज़ वन ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया इन द मिडिल सेक्टर ऑफ LAC, तो आपको जोशीमठ के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। देन इट इज़ गेटवे टू बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब एंड इंटरनेशनल स्काइंग साइट ऑफ औली एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व which is a UNESCO World Heritage Site. So if you will just see the strategic importance, religious importance and tourist economic importance or tourism importance of the जोशीमठ, तो it is very intense. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जोशीमठ में रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर टूरिस्ट इतने आ रहे हैं तो उनको रुकने की जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। बट जोशीमठ का जो लोकेशन है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द एंशियंट लैंड स्लाइड साइट. Fine, it has been recently declared as the area of land subsidence, but it is already located on the ancient landslide sites. तो इसका मतलब क्या हो गया, that the slopes can be destabilized even by slight triggers. So already it is located on landslide site. हल्का सा भी ट्रिगर हुआ, हल्का सा भी मूवमेंट अगर हुआ तो लैंडस्लाइड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। Now the second dangerous thing is कि it is earthquake prone area. It lies in zone 5, seismic zone 5. ठीक. Second thing is that it lies between two thrust. Thrust मतलब you can say charge, okay, along which the plates move, along which the land moves. Fine. So these two thrust are main central thrust and Vaitrika thrust. Okay. So it is very geologically unstable. द नेक्स्ट इज रेनफॉल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक तो पहले से ही लैंडस्लाइड जोन है, अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, हल्का सा भी ट्रिगर हुआ तो लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर इंटेंस रेनफॉल हुआ तो वो क्या करता है कि सॉइल को लूज कर देता है, अगर सॉइल एक बार लूज हो गया तो लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लैंड सब्सिडेंस हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 1976 में एक कमेटी बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MC मिश्रा। तो MC मिश्रा ने कहा था, इस कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो जियोलॉजी है वो बहुत ही वीक है, यहाँ पर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, ओके। So that was said by MC Mishra committee way back in 1976. Now today what people are saying कि एक वहाँ पे तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 520 मेगावाट का, बिल्ड बाय NTPC. इट इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस। तो ये कहते हैं कि 2009 में एक टनल बोरिंग मशीन आया और उसने जितना भी पानी था उसको निकाल दिया, ठीक है। सो अ टनल बोरिंग मशीन पंक्चर्ड एन एक्विफायर सम 3 किलोमीटर फ्रॉम सेलांग विलेज which is only about 5 kilometers from Joshimath. Then the tunnel is nearly a kilometer under Oli near Joshimath. अब इसने जो वाटर जो था उस कितने रेट से देखो निकाला गया, 700 से 800 लीटर पर सेकेंड, इनफ टू मीट नीड्स ऑफ एटलीस्ट 2 मिलियन पीपल एवरी डे। इतना ज़्यादा पानी उसमें से निकाला गया है। तो इतना ज़्यादा पानी निकालने के बाद क्या हुआ कि जो पोर प्रेशर होता है सॉइल का वो काफ़ी कम हो गया, और पोर प्रेशर कम होने की वजह से जो है अब सब्सिडेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओके। द नेक्स्ट इज सर्टन अदर कंस्ट्रक्शंस लाइक चार धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 825 किलोमीटर का चार धाम हाईवे बनेगा विच विल कनेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड हेमकुंड साहिब, ओके। सो दिस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है रोड्स का, तो जब एक्सपांशन करते हैं सो वी गो फॉर अनसाइंटिफिक स्लोप कटिंग विच रिजल्ट्स इन लैंडस्लाइड, ओके। द नेक्स्ट इज इफ यू विल जस्ट सी दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। सो द 2022 उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम। तो पानी मतलब जो है वो जमा हो रहा है, तो पानी जमा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सॉइल को लूज करेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो that people they are not connected to sewage system and they have soaked pits instead. तो जो 1976 की मिश्रा कमेटी थी इसने भी रिपोर्ट किया था कि अगर हम पिट्स बनाते हैं then that will create cavity between soil and boulders, okay, and which may lead to land subsidence in future. Got it?
सो दिस आर द रिस्क। ओके, एक तो जियोलॉजी है, फिर क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर है लाइक हैवी रेनफॉल, फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है लाइक बिल्डिंग ऑफ टनल्स, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स and improper drainage system. So these are the major factors which has resulted into land subsidence in Joshimath. The next is Ukraine war has left nations with rising debt, says Shringla. तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, अब ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं G20 समिट के जो इंडिया में होने वाला है 2023 में। Now here he is focusing that Ukraine war has left nations with rising debts. तो यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ है, यूक्रेन वॉर की वजह से द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एंड ग्लोबल क्रूड प्राइसेस दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड मैनी डेवलपिंग कंट्रीज व्हिच आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ दे आर सफरिंग इकोनॉमिकली एंड द डेब्ट हैज राइजन। फाइन। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो G20 समिट को होस्ट करने वाला है 2023 में। So India is highlighting this one of the issue which is being faced by global south countries, that is developing countries, that because of this Ukraine conflict, okay, the world has mounting debts, that is increasing debts, lower revenues, higher import bills, which will be an important agenda of India's G20 presidency. Okay, तो G20 presidency, तो G20, तो अगर आप देखेंगे इसमें 19 कंट्रीज हैं डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग प्लस वन इकोनॉमिक ब्लॉक दैट इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये बना था 1999 में। ठीक, एंड लास्ट ईयर द समिट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया, दिस ईयर इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। इसका जो थीम है 2023 का वो है वासुदेव कुटुंबकम। नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 345। तो राजस्थान में एक डिमांड हो रहा है कि लेट्स मेक राजस्थान द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो आर्टिकल 345 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक एनी लैंग्वेज ओके विच इज स्पोकन इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, एनी लैंग्वेज और हिंदी टू मेक इट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। नाउ पीपल दैट इज राजस्थानी युवा समिति, नाउ दे आर डिमांडिंग दैट Rajasthani should also be made the official language. The next is curative petition. Will not try curative plea in Bhopal gas leak case like a suit, says Supreme Court. तो हमने फ्रेंड ये कल न्यूज़ पढ़ा था भोपाल गैस लीक के बारे में, which was caused by leakage of methyl isocyanate from Union Carbide factory. तो यहाँ पे केस चल रहा था कि एक 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूसीसी ने एक कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया था। ओके, अब वो अमाउंट जो है वो था $470 मिलियन का कंपनसेशन, बट नाउ सेंटर वांट्स टू इंक्रीज दिस कंपनसेशन अमाउंट। तो यही केस चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पेटिशन फाइल किया है फॉर दिस केस, फॉर विच द सुप्रीम कोर्ट इज नाउ सेइंग दैट दे विल नॉट ट्राई क्यूरेटिव प्ले इन भोपाल लीक केस लाइक अ सूट। फाइन। So the constitution bench है उसने कहा है that government that it will not try the curative petition of the center like a suit by reopening a $470 million compensation settlement finalized with Union Carbide Corporation over 30 years in Bhopal gas leak tragedy. Fine. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है क्यूरेटिव प्ली। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए एक जजमेंट दिया एंड द पार्टी इज नॉट एक्सेप्टिंग द जजमेंट और नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, देन दे कैन फाइल द रिव्यू पेटिशन। अगर रिव्यू पेटिशन भी डिसमिस हो गया तो व्हाट इज द लास्ट रेमेडी? सो द लास्ट रेमेडी इज क्यूरेटिव पेटिशन। सो ये क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन जो है इट इज़ अ रेयर रेमेडी इवॉल्व्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2002 इन अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो क्यूरेटिव पेटिशन है वो सिर्फ दो ग्राउंड पे दिया जाता है। वन, दैट ही और शी वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कन्विक्ट है, उसको नहीं मौका दिया गया सुनने का, तब ये फाइल किया जा सकता है। और दूसरा रीज़न क्या है? इफ द जजेस आर बाइस्ड। सो अ क्यूरेटिव पेटिशन विच फॉलोज द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पेटिशन इज अ लास्ट लीगल एवेन्यू ओपन इन द सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉलोइंग ऑब्सोलीट क्राइटेरिया टू डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो है लोकुल कमिटी का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग द सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट आउट बाय द लोकुल कमिटी नियरली 60 years ago to define any new community as scheduled tribe. ओके, तो ये हिंदू में आर्टिकल है। अब अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस लोकुल कमिटी, तो अगर आप देखेंगे तो द क्राइटेरिया सेट आउट बाय द लोकुल कमिटी फॉर डिफाइनिंग अ कम्युनिटी एज अ ट्राइब आर इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, geographical isolation,
shyness of contact with the community at large and backwardness. अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बैठाया ऑन शेड्यूलिंग ऑफ ट्राइब्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्राइबल अफेयर सेक्रेटरी ऋषिकेश पांडा, विच कंक्लूडेड दैट दिस क्राइटेरिया मे हैव बिकम ऑब्सोलीट। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोकूर कमेटी का जो क्राइटेरिया है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। उसके बाद एक टास्क फोर्स बैठा, ओके, विच रिकमेंडेड, यही टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड चेंजेस टू द क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन दिस ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट। अब इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है? Socio-economic, including educational backwardness with the rest of the population, historical geographical isolation which may or may not exist today, distinct language dialect, presence of core culture related to life cycle, marriage, songs, dance, paintings, folklore, endogeneity, or in case of exogamy, martial relationship primarily with other HTs. These are some of the criteria which has been notified by this new task force. Fine. Now coming to our foreign page, the news is UK Japan Inc. Defense Pact allowing troop deployments. Fine. Now this is the defense pact जिसका नाम है Reciprocal Access Agreement between UK and Japan, which will permit the deployment of troops in each other countries and increase security cooperation. Fine. So this is the agreement which has been signed by UK. आप कंफ्यूज मत करना, जो हम क्वाड कल हमने किया था क्वाड के बारे में, तो क्वाड में जो है वो यूके नहीं आता है, यूएस आता है, जापान आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, बट नाउ यूके इज शोइंग अ टिल्ट टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, सो यहाँ पे द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, दैट डील विल अलाउ बोथ फोर्सेज टू प्लान एंड डिलीवर लार्ज स्केल मोर कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिप्लॉयमेंट्स। गॉट इट? So if you will just see over here that Indo-Pacific region, ठीक है, तो it comprises of Indian Ocean, ठीक है, and then you have Central and Eastern Pacific Ocean, ठीक है, sorry, Central and Western Pacific Ocean, that is comprising of Indo-Pacific region. Fine. तो Indo-Pacific region का जो geopolitical significance है वो current time में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. There are many groups, okay, here which focuses on opening on improving the openness transparency in this region. So quad उसमें से एक ग्रुप है, उसके बाद AUKUS है which focuses on the same thing, that is Indo-Pacific region. The next is Valery Gerasimov to head Russia's Ukraine operation. This is one liner news, इस पे आप ज़्यादा बस नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि that Russian Defense Minister Sergei Shoigu appointed Chief of the General Staff Valery Gerasimov to oversee the military campaign in Ukraine. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.